प्रिय प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पिछले कुछ कक्षाओं में अनेक व्याकरण संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। आज मैं एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके साथ उपस्थित हूं, शब्द और पद। इस विषय पर हम कुछ चर्चा करें उसके पहले आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो और आप जैसे विद्यार्थियों को, आप जैसे जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं, लोग हैं, जिनको व्याकरण संबंधी कुछ जानकारी मेरे द्वारा मिल सकती है, तो उससे मेरी प्रेरणा होगी और आप लोगों को जानकारी भी मिलती रहेगी। और मैं इसलिए पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इसको लाइक्स अवश्य करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए इस शब्द और पद के महत्वपूर्ण विषय को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले एक प्रश्न बनता है, शब्द किसे कहते हैं? जब हमने व्याकरण के बारे में आपसे चर्चा की तो हमने आपको वहां बताया था कि व्याकरण के मुख्य 4 भाग हैं, 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन्हीं 4 विचारों के, इन्हीं 4 भेदों को के अंतर्गत व्याकरण की विस्तृत व्याख्या और उसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। आज का जो विषय है, शब्द और पद, ये किसे कहते हैं? तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब शब्द किसे कहते हैं, ये हमने शब्द विचार के अंतर्गत भी इसकी व्याख्या की है, लेकिन यहाँ शब्द और पद को समझने के लिए उसके कुछ पारिभाषिक शब्दावली और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? एक या अनेक वर्णों से बनाए गए अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात शब्द वर्णों का समूह है, लेकिन वर्णों का समूह नहीं। कैसा समूह? अर्थपूर्ण, माने एक सार्थक समूह होता है। तो एक बार पुनः समझें इस परिभाषा को। एक या अनेक वर्णों से बनाए गए अर्थपूर्ण समूह को, माने जिससे हमको एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है, उसको शब्द कहते हैं। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि। इत्यादि माने आदि आदि। अब आप इसमें जितने भी शब्द देख रहे हैं, सोहन, खीर, मीरा, खेलता, शतरंज, ये सभी शब्द हैं और ये किससे बने हैं? वर्णों से मिले हैं और वर्णों से मिलकर के एक निश्चित अर्थ को दे रहे हैं, इसलिए हम इसको शब्द कहते हैं। अब आइए देखिए दूसरी स्लाइड, पद किसे कहते हैं? देखिए शब्द और पद दोनों को मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जब अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। बहुत सूक्ष्म अंतर है। जब स्वतंत्र रूप में उठा तो शब्द था, और जब वही अर्थपूर्ण शब्द किसी वाक्य में प्रयोग किया गया तो वही शब्द पद का रूप धारण कर लिया। माने जब अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है, अर्थात वो शब्द अपना व्याकरणिक परिचय देने लगता है, तो उसको हम पद कहते हैं। शब्द और पद में ये अंतर है। अकेला है, स्वतंत्र अर्थ दे रहा है तो शब्द है, वाक्य में अर्थ देने लगा, वाक्य में प्रयोगता हो गया तो पद हो गया। इसको हम और आगे समझेंगे। जैसे जैसे आप मेरे साथ इसको समझने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, वैसे वैसे इसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट होता चले जाएगा। तो शब्द वर्णों की सार्थक इकाई है और पद जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के अपना अर्थ देने लगता है तो हम उसको पद कहते हैं। जैसे आम, राम आम खा रहा है, एक वाक्य है। इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है संज्ञा, और खा रहा है का पद परिचय है क्रिया। माने इन शब्दों से लगभग 5 शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बना है। राम आम खा रहा है, ये स्वतंत्र रूप में शब्द थे, लेकिन जब एक वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो ये पद हो गए। अब यहां देखिए, राम और आम, राम और आम, ये शब्द का एक पद परिचय है। ये कौन सा शब्द का पद परिचय है? ये संज्ञा है। अब संज्ञा का विश्लेषण हम आगे आपको करेंगे कि राम जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। इसी तरह से खा रहा है
खा रहा है का पद परिचय क्रिया, माने ये खा रहा है, ये कार्य होने का बोध करा रहा है, तो ये इसका पद परिचय है क्रिया। तो इस तरह से व्याकरण समझने के लिए हमको बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं। तो जो हम आपको बेसिक मूलभूत बातें बताते चलते हैं अपनी वीडियो में, उस पर आपको ध्यान देना है। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर के अपना अर्थ देने लगता है, अपना पद परिचय देने लगता है, तो शब्द ही पद का रूप धारण कर लेता है। यही इतना अंतर है। अब आइए देखिए इसमें शब्द और पद में क्या अंतर है। हमने आपको बताया, फिर से मैं इसको आपको बताने की बात कर रहा हूं। एक या अनेक वर्णों से बनाए गए अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। वह हमने अलग अलग समझा था, यह हम एक ही स्लाइड में दोनों समझ रहे हैं। एक या अनेक वर्णों से बनाए गए अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम आम, अभी हमने उदाहरण देखा था। और जब यही अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उस शब्द को पद कहते हैं। उदाहरण, राम आम खा रहा है, इसमें राम आम खा रहा है, ये सभी क्या हो गए? पद हो गए। तो इसमें हमने आपको दोनों का अंतर बताया। आइए इस अंतर को और अच्छे से हम समझते हैं। दोनों में अंतर क्या है, शब्द और पद में अंतर। देखिए कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है शब्द और पद में क्या अंतर है, या कोई वाक्य दे करके उसके अंतर्गत किसी शब्द का उसका परिचय पूछ लिया जा सकता है। फिर से जब कोई शब्द किसी वाक्य में आ गया तो उसका पद परिचय होगा वहां पर। अब देखिए, शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। शब्द वर्णों की माने वर्ण जब मिल करके स्वतंत्र और सार्थक कोई अर्थ देने वाली इकाई की रचना करते हैं तो उसको शब्द कहते हैं। और जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो शब्द ही पद का रूप धारण कर लेता है। दूसरा, शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। जैसे कोई शब्द राम बताया तो राम का एक अर्थ परिचय है, एक नाम है, लेकिन जब उसका वाक्य में प्रयोग हुआ तो उस शब्द का जब वाक्य में प्रयोग हो गया तो उसका एक पद का व्याकरणिक परिचय होता है। जैसे राम, तो राम क्या है? संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता है, या जैसे उसकी क्रिया के साथ जैसा संबंध हो, तो उसका एक व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। देखिए, शब्द सार्थक और निरर्थक। देखिए कई बार हम वाक्य रचना में कुछ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे खाना वाना। खाना सार्थक शब्द है लेकिन वाना निरर्थक है, हम पूर्ति के लिए करते हैं। लेकिन पद में जब उसका हम अर्थ देते हैं तो पद में, वाक्य में जो है पद, वाक्य में एक अर्थ की ओर, एक निश्चित व्याकरणिक पद के अर्थ की ओर हमको उसका संकेत देता है। दूसरा है, शब्द का लिंग वचन कारक और क्रिया का कोई संबंध नहीं होता है। जब स्वतंत्र होता है तब उसका कोई भी व्याकरणिक संबंध नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो लिंग वचन कारक और क्रिया से उसका संबंध होता है। जैसे राम आम खा रहा है, तो राम पुल्लिंग एक वचन, अब राम कारक कर्ता, खा रहा क्रिया का करता है, तो इस तरह से इसका एक संबंध होता है पद का। तो इस तरह से इस स्लाइड में हमने चार अलग अलग उदाहरणों के, चार अलग अलग बातों के माध्यम से हमने आपको बताया कि शब्द और पद में क्या अंतर है। लेकिन इतना सूक्ष्म अंतर तो सब लोग समझ लीजिए कि शब्द वर्ण की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है, और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के अपना व्याकरणिक परिचय देता है तो वो पद का रूप धारण कर लेता है। अब प्रिय विद्यार्थी मित्रों, शब्द और पद के अंतर को हम लोगों ने समझा, लेकिन शब्द और पद के अंतर को समझने के लिए हमको व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को भी समझना है। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। हमने शब्द विचार के अंतर्गत आपको शब्दों के विभाजन के कई आधार बताए, अर्थ के आधार पर बताया, रचना या बनावट के आधार पर बताया, और उत्पत्ति या जन्म के आधार पर बताया। यहां हम उसकी पुनः व्याख्या नहीं करेंगे। यहां व्याकरण की दृष्टि से हमने आपको पहले भी बताया था कि व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। आइए इस विकारी और अविकारी शब्दों को हम लोग समझें, जिससे हमको पद और शब्द का अंतर भी और स्पष्ट हो जाएगा और उसका हम सही ढंग से अर्थ भी समझ पाएंगे। देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं? वह शब्द
जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदल जाता है। जिनका रूप, उसमें बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार, काल माने समय के आधार पर, क्रिया के आधार पर उसमें बदलाव आता है। हम उसको क्या कहते हैं? विकारी। विकारी माने जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसमें परिवर्तन आता है, जिसमें बदलाव आता है, उन शब्दों को हम विकारी। और ये बदलाव किस रूप में आता है? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर, क्रिया के आधार पर उसमें बदलाव आता है, तो उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए छात्र, छात्र का छात्रा, छात्रों, छात्राओं। देखिए छात्र, छात्रा, उसका लिंग परिवर्तन हुआ। वचन छात्रों, छात्राओं, तो ये जो है छात्र का छात्रों, उसका वचन प्रयोग हुआ। तो इस तरह से आगे उदाहरणों में हम और अच्छे से समझेंगे। तो विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर जिसमें बदलाव माने परिवर्तन होता है, हम उसको विकारी शब्द कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से। अब एक बात आप देखिए, विकारी शब्द के 4 भागों में बांटेंगे। विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस स्लाइड में हम केवल आप लोगों को इशारा मात्र, संकेत मात्र कर रहे हैं। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का जो हमारा इस टॉपिक पर एक अलग से, उसमें स्वतंत्र रूप में हमने इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, आप उसको वहां देख सकते हैं, अवश्य देखें आप उसको। लेकिन विकारी शब्द के जो 4 भेद हैं, उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या समझना है, क्योंकि इतने बड़े विषय को हम इस वीडियो में एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की एक स्वतंत्र वीडियो है, उसको आप लोग देखिए। तो संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध जो बताते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के अंतर्गत लिंग है, वचन है, कारक है, इस पर भी हमने अपनी वीडियो तैयार की है, वो आप देखिए। बलराम द्विवेदी नाम का जो चैनल है मेरा यूट्यूब का, उस पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो इस संज्ञा के अंतर्गत इतनी बातों का हमको अध्ययन करना है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जिन जो शब्दों का प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। तो इस तरह से सर्वनाम के भेद हमने आपको बताए हैं। उसमें संज्ञा के भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, फिर समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इन सब चीजों पर यहाँ पर मैं चर्चा करने में असमर्थ हूँ, लेकिन आपको इशारा जरूर दे रहा हूँ, संकेत जरूर दे रहा हूँ कि पद को समझने के लिए ये संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद, उसमें लिंग, वचन, कारक, इन सब का अध्ययन करना परम आवश्यक है। मैं परम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। सर्वनाम, फिर विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये परिभाषा का केवल इशारा किया गया है, और उसके विचार भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। विस्तार पूर्वक आप विशेषण में पढ़िए। क्रिया, जिससे किसी काम के होने का बोध होता है, या काम, कौन सा काम किया जा रहा है, इसका बोध होता है। क्रिया में भी हमने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ये सब चीजें वहां पर आपको क्रिया के टॉपिक में आपको विस्तार से मिलेगी। यहाँ संक्षेप में मेरा बताने का मतलब इतना है कि विकारी शब्द के जो 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसको आपको पढ़ना है, इसको आपको समझना है। स्वतंत्र रूप में एक एक करके आप इसको पढ़िएगा। ये विकारी शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होता है। हम देखिए अविकारी शब्द। व्याकरण की दृष्टि से शब्द का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। वह शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर, अर्थात कभी कोई परिवर्तन या बदलाव होता ही नहीं है, वो अविकारी। अविकारी माने जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न आए, हम उसको अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय माने जो खर्च ना हो, जिसमें कोई बदलाव ना आए, इसको अविकारी शब्द या अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। ये अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के शब्द होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक,
संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें संक्षेप में फिर मैं इशारा कर रहा हूं क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे धीरे धीरे, यहाँ, कब, बहुत, ये क्रिया विशेषण में विस्तार से आपको मिलेगा। इसके बाद समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें समानाधिकरण और जो है समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, वहां विस्तार से मिलेगा, जैसे और, तथा, परंतु, इसलिए आदि। ये समुच्चय बोधक हैं जो शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। संबंध बोधक तीसरे प्रकार का अविकारी शब्द होता है। संज्ञा सर्वनाम को वाक्यों के अन्य शब्दों या पदों के साथ उसका संबंध स्पष्ट करते हैं, जैसे के बगल में, के सामने, के ऊपर, बहुत सारे शब्द हैं, ये संबंध बोधक है। और अविकारी शब्द का अंतिम है विस्मयादि बोधक, हर्ष, क्रोध, आश्चर्य, उदाहरण आदि भावों को व्यक्त करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हमने विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में बहुत ही लघु और संक्षिप्त परिचय दिया है। इसमें मैंने केवल आपको इशारा किया है कि हमको व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि पद व्याकरणिक महत्व रखते हैं और पद को समझने के लिए ये विकारी और अविकारी शब्दों का हमको इसका स्वतंत्र अध्ययन करना है, और हम इसको अपने वीडियो में बता भी चुके हैं। अब आइए देखिए इसमें इसके कुछ उदाहरण। देखिए अभी जो विकारी और अविकारी शब्द में, जैसे कोई शब्द जब स्वतंत्र होता है, जैसे हम शब्दार्थ लिखते हैं और अर्थ की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द लिखते हैं, तो वहां पर वो चीज स्वतंत्र अर्थ दे रहा है, इसलिए शब्द है। लेकिन वही शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसका कुछ न कुछ व्याकरणिक परिचय होता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं इसको आपको बताने का पूरा प्रयास, सत प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझने की पूरी चेष्टा करें। पहला उदाहरण, लाल किला यमुना के तट पर है। इसमें जो लाल रंग से शब्द छपा हुआ है वही शब्द का मैं, बाकी हर शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो पद का रूप धारण कर लिया। अब लाल किला यमुना के तट पर है, यमुना के तट पर माने संबंध कारक। यह कुर्सी बहुत छोटी है, छोटी, ये गुणवाचक विशेषण माने विशेषता बता रहा है। वाह कितने सुंदर फूल हैं, वाह माने विस्मयादि बोधक, आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। नीरजा ने छत पर बैठकर पूजा की। नीरजा ने माने कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, ये बताया चुका हूं आपको, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा अभी। यहाँ पर मैं और रमेश दोनों मेला देखने जाएंगे। यहाँ और शब्द समानाधिकरण माने समुच्चय बोधक का एक जो है भेद है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। तो ये लाल रंग से जो छपे हुए इसमें अंकित शब्द है, इन शब्दों का हमने आपको व्याकरणिक पद परिचय दिया। और आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं। धीरे धीरे आकाश में बादल छा गए। अब आकाश में, आकाश उत्तर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ताजमहल एक सुंदर भवन है, सुंदर गुणवाचक विशेषण है। इस संसार में सत्य सदा की जय होती है, तो इस माने ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। धीरे धीरे कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, क्रिया विशेषण संयुक्त क्रिया, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रमेश आज कलकत्ता गया, आज कालवाचक क्रिया विशेषण है, माने क्रिया की विशेषता बता रहा है। पिताजी कुछ पुस्तकें लाए हैं, कुछ माने संख्यावाचक विशेषण है, माने अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। तो ये जो भेद है इसके मैं बता रहा हूं कि सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के अंतर्गत या विकारी शब्द के अंतर्गत। तो कृपया एक बार पुनः आप सबसे निवेदन है कि इस तरह से जो 4 प्रकार के विकारी शब्द हैं और 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं, पद को समझने के लिए इसको समझना आपको बहुत आवश्यक है। संकेत मात्र में आज हमने आपको इस छोटी सी वीडियो में शब्द और पद के भेद, उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या क्या चीजें विस्तार से समझना है, इसके बारे में हमने आपको बताया। पुनः पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं पुनः आपसे एक नए विषय के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।